लेस्ट्रेड की खबर इतनी बड़ी और अप्रत्याशित थी कि हम तीनों कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। ग्रेगसन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और उसका व्हिस्की गिर गया। मैं चुपचाप शर्लक होम्स की तरफ देखने लगा। उसके होंठ भींचे हुए थे और भौहें नीचे झुकी हुई थीं। स्टैंगरसन भी, उसने धीरे से कहा। मामला और उलझ गया। लेस्ट्रेड कुर्सी खींचकर बैठ गया और बोला, पहले ही काफ़ी उलझा हुआ था। लगता है जैसे मैं किसी वॉर काउंसिल में आ गया हूँ। ग्रेगसन हकलाते हुए बोला, क्या तुम इस खबर के बारे में पक्के हो? लेस्ट्रेड बोला, मैं अभी अभी उसके कमरे से आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ही यह देखा। होम्स ने शांत स्वर में कहा, हम अभी ग्रेगसन की बात सुन रहे थे। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप बताइए, आपने क्या देखा और क्या किया? लेस्ट्राड बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं मानता हूँ कि मैं सोच रहा था कि स्टैंगरसन ड्राइवर की हत्या में शामिल है, लेकिन इस नई घटना ने साबित कर दिया कि मैं पूरी तरह गलत था। मैं उसी सोच में लगा रहा और पता करने निकला कि स्टैंगरसन कहाँ गया। दोनों को तीसरी तारीख की शाम करीब 8:30 बजे यस्टन स्टेशन पर साथ देखा गया था। रात 2 बजे ड्राइवर की लाश ब्रिक्सटन रोड पर मिली। तो मेरे सामने सवाल था, 8:30 से लेकर हत्या तक स्टैंगरसन क्या कर रहा था और उसके बाद वह कहाँ गया? मैंने लिवरपूल में टेलीग्राम भेजा, उसका हुलिया देकर, और अमेरिकन जहाज़ों पर नज़र रखने को कहा। फिर मैंने ह्यूस्टन के आसपास के सारे होटल्स और लॉजिंग हाउसेस में पूछताछ शुरू की। मेरा तर्क था कि अगर दोनों अलग हो गए होंगे तो स्टैंगरसन पास ही कहीं ठहरेगा और अगले दिन फिर स्टेशन के आसपास रहेगा। होम्स बोला, शायद उन्होंने पहले से कोई मिलने की जगह तय की होगी। लेस्ट्रेड ने सिर हिलाया। हाँ, वही हुआ। कल शाम भर मैं पूछताछ करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आज सुबह बहुत जल्दी मैं निकल पड़ा और 8 बजे हैलिडेज प्राइवेट होटल पहुंचा। जब मैंने पूछा कि क्या वहां मिस्टर स्टैंगरसन ठहरे हैं, तो उन्होंने तुरंत हाँ कहा। उन्होंने कहा, आप वही जेंटलमैन होंगे जिनका वह इंतज़ार कर रहे थे। वह 2 दिन से किसी का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने पूछा, वह अभी कहाँ हैं? उन्होंने कहा, ऊपर कमरे में है। उन्होंने 9 बजे जगाने को कहा है। मैंने कहा, मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ। मुझे लगा कि मेरा अचानक पहुँचना उसे घबरा देगा और शायद वह कुछ ऐसी बात बोल दे जो उसके खिलाफ जाए। होटल का नौकर मुझे कमरा दिखाने के लिए तैयार हो गया। कमरा दूसरी मंजिल पर था और वहाँ तक जाने के लिए एक छोटा सा कॉरिडोर था। नौकर ने मुझे दरवाज़ा दिखाया और नीचे जाने ही वाला था कि तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे 20 साल के अनुभव के बावजूद मुझे अंदर तक हिला दिया। दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली सी धारा बाहर निकल रही थी, जो कॉरिडोर में फैलती हुई सामने दीवार तक जाकर जमा हो गई थी। मैं चिल्लाया। नौकर वापस आया और वह तो लगभग बेहोश ही हो गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमने कंधे मारकर उसे तोड़ा। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उसी के पास सिकुड़ा हुआ एक आदमी पड़ा था। वह मर चुका था और काफ़ी देर पहले मर चुका था, क्योंकि उसका शरीर सख्त और ठंडा हो गया था। जब हमने उसे पलटा तो नौकर ने तुरंत पहचान लिया। वह जोसेफ स्टैंगरसन ही था। उसकी मौत एक गहरे चाकू के वार से हुई थी, जो उसके बाएं तरफ लगा था और सीधे दिल तक गया था। और अब इस मामले का सबसे अजीब हिस्सा सुनिए। आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर क्या लिखा था? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि क्या आने वाला है, यहाँ तक कि होम्स के बोलने से पहले ही। होम्स बोला, खून से लिखा हुआ शब्द, वुरैच। लेस्ट्राड ने धीमी और गंभीर आवाज़ में कहा, हाँ, वही था। कुछ देर तक हम सब चुप रहे। इस अज्ञात हत्यारे के काम करने का तरीका इतना ठंडा, इतना योजनाबद्ध और इतना समझ से बाहर था कि उसके अपराध और भी ज़्यादा डरावने लगने लगे। युद्ध के मैदान में भी मेरी नसें इतनी नहीं कांपी थीं जितनी अब कांप रही थीं। लेस्ट्रेड ने आगे कहा, हत्यारे को देखा गया था। एक दूध वाला लड़का जो सुबह डेयरी की तरफ जा रहा था, होटल के पीछे वाली गली से गुजरा। उसने देखा कि एक सीढ़ी जो आम तौर पर वहीं पड़ी रहती थी, उसे उठाकर दूसरी मंजिल की खिड़की तक लगा दिया गया था और खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी। थोड़ा आगे जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी उस सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। वह इतनी शांति से और आराम से उतर रहा था कि लड़के को लगा कि कोई कारपेंटर या काम करने वाला आदमी होगा।
उसने खास ध्यान नहीं दिया, बस इतना सोचा कि काम करने के लिए यह थोड़ा जल्दी है। लेकिन उसे इतना याद है कि वह आदमी लंबा था, उसका चेहरा लाल था और उसने लंबा भूरा कोट पहन रखा था। हत्यारे ने हत्या के बाद कुछ समय कमरे में बिताया था, क्योंकि हमें बासिन में खून मिला हुआ पानी मिला जहां उसने अपने हाथ धोए थे, और बिस्तर की चादरों पर निशान थे जहां उसने जानबूझकर अपना चाकू पोंछा था। मैंने होम्स की तरफ देखा, क्योंकि यह पूरा डिस्क्रिप्शन उसी के बताए हुए आदमी से मेल खा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी या संतोष नहीं था। होम्स ने पूछा, क्या कमरे में ऐसा कुछ मिला जिससे कोई क्लू मिल सके? लेस्ट्रेड बोला, कुछ खास नहीं। स्टैंडर्सन के पास ड्राइवर का पर्स था, लेकिन यह सामान्य बात थी क्योंकि वही खर्च संभालता था। उसमें करीब 80 पाउंड्स थे और कुछ भी गायब नहीं था। साफ है कि चोरी मकसद नहीं था। उसकी जेब में कोई कागज़ नहीं था, सिवाय एक टेलीग्राम के जो क्लीवलैंड से 1 महीने पहले भेजा गया था। उसमें लिखा था JH इज़ इन यूरोप, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं था। इसके अलावा कमरे में कुछ खास नहीं था। एक किताब थी जिससे वह सोते सोते पढ़ रहा था। पाइप एक कुर्सी पर पड़ी थी, मेज़ पर पानी का गिलास था और खिड़की पर एक छोटा ऑइंटमेंट बॉक्स रखा था जिसमें 2 गोलियां थीं। शेरलॉक होम्स अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और खुशी से चिल्लाया, आखिरी कड़ी, अब मामला पूरा हो गया। दोनों डिटेक्टिव्स उसे हैरानी से देखने लगे। अब मेरे हाथ में, उसने आत्मविश्वास से कहा, उन सभी धागों का सिरा आ गया है जो अब तक उलझे हुए थे। कुछ छोटी छोटी बातें अभी भरनी बाकी हैं, लेकिन मुख्य घटनाओं के बारे में मैं उतना ही निश्चित हूँ जैसे कि मैंने सब अपनी आंखों से देखा हो। ड्राइवर के स्टैंगर्सन से अलग होने से लेकर उसके शव मिलने तक सब साफ है। मैं तुम्हें इसका सबूत देता हूँ। क्या तुम्हारे पास वे गोलियाँ हैं? मेरे पास हैं, लेस्ट्राड ने कहा और एक छोटा सा डिब्बा निकाल कर दिखाया। मैंने इन्हें पर्स और टेलीग्राम के साथ लिया था ताकि पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रख सकूं। सच कहूं तो मैंने इन गोलियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इन्हें मुझे दो, होम्स ने कहा। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, डॉक्टर, क्या ये साधारण गोलियां लगती हैं? वह बिल्कुल साधारण नहीं थीं। उनका रंग हल्का मोती जैसा था। वे छोटी, गोल और लगभग पारदर्शी थीं। मैंने कहा, इनकी बनावट देखकर लगता है कि ये पानी में घुल जाती होंगी। बिल्कुल, होम्स ने जवाब दिया। अब क्या तुम नीचे जाकर उस बेचारे छोटे कुत्ते को ले आओगे जो कई दिनों से बीमार है और जिसे मकान मालकिन कल मरवाना चाहती थी? मैं नीचे गया और उस कुत्ते को उठाकर ऊपर ले आया। उसकी सांसें भारी थीं और आंखें धुंधली। वह लगभग मरने की हालत में था। मैंने उसे कालीन पर रखे कुशन पर लिटा दिया। होम्स ने कहा, अब मैं इन गोलियों में से एक को 2 हिस्सों में काटता हूँ। उसने अपनी चाकू से गोली को 2 भागों में काटा। एक हिस्सा हम बाद के लिए रखेंगे, दूसरा मैं इस गिलास में डालता हूँ जिसमें थोड़ा पानी है। देखो, यह तुरंत घुल गई। लेस्ट्राड ने कहा, यह सब दिलचस्प तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका स्टैंगर्सन की मौत से क्या लेना देना है। होम्स ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, अभी सब समझ में आ जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा दूध मिलाता हूँ ताकि स्वाद ठीक हो जाए। उसने मिश्रण को एक तश्तरी में डालकर कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते ने उसे चाट लिया। हम तीनों चुपचाप उसे देखने लगे, किसी असर की उम्मीद में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुत्ता वैसे ही पड़ा रहा, न बेहतर न बदतर। होम्स ने अपनी घड़ी निकाली। समय बीतता गया, लेकिन कोई असर नहीं। उसके चेहरे पर बेचैनी और निराशा साफ दिखाई देने लगी। वह होंठ काटने लगा, उंगलियां मेज़ पर ठपठपाने लगा। मैं उसके लिए सच में दुखी महसूस करने लगा, जबकि दोनों डिटेक्टिव्स हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार वह अचानक खड़ा हो गया और कमरे में तेज़ी से टहलने लगा। यह संयोग नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। यह असंभव है कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। वही गोलियां जो मैंने ड्राइवर के मामले में सोची थीं, वही स्टैंगर्सन के पास मिली और फिर भी ये असर नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है? क्या मेरी पूरी रीजनिंग गलत थी? असंभव। फिर अचानक वह रुक गया। मिल गया, मिल गया। वह तेज़ी से डिब्बे की तरफ गया, दूसरी गोली को भी 2 हिस्सों में काटा, उसे पानी में घोला, दूध मिलाया और कुत्ते को दे दिया। इस बार कुत्ते ने मुश्किल से उसे चाटा ही था कि उसके पूरे शरीर में एक झटका आया और वह तुरंत मर गया। होम्स ने गहरी सांस ली
और अपने माथे का पसीना पोंछा। मुझे अपने निष्कर्षों पर भरोसा रखना चाहिए था, उसने कहा। जब कोई तथ्य हमारे पूरे तर्क के खिलाफ लगता है तो अक्सर उसका मतलब होता है कि उसकी कोई और व्याख्या है। इस डिब्बे की 2 गोलियों में से एक बेहद जहरीली थी और दूसरी बिल्कुल हानिरहित। यह सुनकर मैं हिल गया, लेकिन सामने पड़ा हुआ मरा हुआ कुत्ता इस बात का प्रमाण था कि वह सही था। धीरे धीरे मेरे दिमाग का धुंध साफ होने लगा और मुझे सच्चाई की हल्की सी झलक मिलने लगी। यह सब तुम्हें अजीब लग रहा है, होल्म्स ने आगे कहा, क्योंकि तुमने शुरुआत में उस एक असली क्लू की अहमियत नहीं समझी थी जो तुम्हारे सामने था। मुझे सौभाग्य से वही पकड़ में आ गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ है उसने मेरी पहली धारणा को और मजबूत ही किया है। दरअसल वही उसका स्वाभाविक परिणाम था। इसलिए जो बातें तुम्हें उलझाने वाली लगीं और मामले को और रहस्यमय बनाती रहीं, वही मेरे लिए चीज़ों को और साफ करती गईं और मेरे निष्कर्षों को मजबूत करती गईं। यह गलती मत करो कि अजीब चीज़ को रहस्य समझ बैठो। कई बार सबसे साधारण अपराध ही सबसे ज़्यादा रहस्यमय होता है, क्योंकि उसमें कोई खास या नया पहलू नहीं होता जिससे हम कोई ठोस निष्कर्ष निकाल सकें। यह हत्या तो कहीं ज़्यादा मुश्किल होती अगर लाश बस सड़क पर पड़ी मिलती, बिना उन अजीब और सनसनीखेज बातों के जो इसे इतना अलग बनाती हैं। ये सारी अजीब बातें इसे मुश्किल नहीं बल्कि आसान बनाती हैं। मिस्टर ग्रेगसन, जो अब तक काफ़ी बेचैन होकर सुन रहा था, खुद को रोक नहीं पाया। देखिए मिस्टर शर्लक होम्स, उसने कहा, हम सब मानते हैं कि आप बहुत तेज़ दिमाग के आदमी हैं और आपके अपने तरीके हैं काम करने के, लेकिन अब हमें सिर्फ थ्योरी और लेक्चर नहीं चाहिए। अब बात है असली आदमी को पकड़ने की। मैंने अपनी तरफ से केस बनाया और लगता है मैं गलत था। चारपेंटियर इस दूसरे मर्डर में शामिल नहीं हो सकता। लेस्ट्रेड अपने आदमी स्टैंजरसन के पीछे गया और वह भी गलत निकला। आप यहाँ वहाँ हिंट्स देते रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम आपसे सीधा सवाल करें। आप कितना जानते हैं? क्या आप उस आदमी का नाम बता सकते हैं जिसने यह सब किया? लेस्ट्रेड ने भी कहा, मुझे भी लगता है ग्रेगसन सही कह रहा है। हमने कोशिश की और दोनों ही असफल रहे। आपने कई बार कहा है कि आपके पास सारी जानकारी है, अब आप इसे और छिपा नहीं सकते। मैंने भी कहा, अगर हत्यारे को पकड़ने में देरी हुई तो वह कोई और अपराध कर सकता है। हम सबके दबाव में आकर होल्म्स कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह कमरे में टहलता रहा, सिर झुका हुआ, भौहें सिकुड़ी हुई, जैसा वह गहरी सोच में करता था। फिर वह अचानक रुका और हमारी तरफ मुड़ा। अब और कोई हत्या नहीं होगी, उसने कहा। इस बात की चिंता मत करो। तुमने पूछा कि क्या मुझे हत्यारे का नाम पता है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन उसका नाम जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसे पकड़ पाना, और मैं बहुत जल्द उसे पकड़ लूँगा। मेरी अपनी व्यवस्था है जिसके ज़रिए मैं यह करूँगा, लेकिन यह काम बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि हम जिस आदमी से निपट रहे हैं वह चालाक भी है और ख़तरनाक भी। और जैसा कि मैंने देखा है, उसके साथ एक और आदमी भी है जो उतना ही चतुर है। जब तक उसे यह शक नहीं है कि कोई उसके पीछे है, तब तक उसे पकड़ने का मौका है। लेकिन अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा हो गया तो वह अपना नाम बदल देगा और इस शहर की 4 मिलियन आबादी में कहीं भी गायब हो जाएगा। मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये लोग ऑफिशियल पुलिस से ज़्यादा चालाक हैं। इसीलिए मैंने अभी तक तुमसे मदद नहीं मांगी। अगर मैं असफल रहा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे लगेगा कि बिना अपने प्लान को खतरे में डाले मैं तुम्हें शामिल कर सकता हूँ, मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। ग्रेगसन और लेस्ट्राड इस जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं दिखे और डिटेक्टिव पुलिस पर की गई टिप्पणी ने तो उन्हें और चुभा दिया। ग्रेगसन का चेहरा उसके सुनहरे बालों की जड़ों तक लाल हो गया, जबकि लेस्ट्रेड की छोटी छोटी आंखों में जिज्ञासा और नाराज़गी दोनों चमक रही थीं। लेकिन वे कुछ कह पाते उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई और स्ट्रीट अरब्स का नेता छोटा विगिंस अंदर आया। प्लीज़ सर, उसने टोपी छूते हुए कहा, नीचे कैब आ गई है। शाबाश, होम्स ने शांत स्वर में कहा। फिर दराज से स्टील हैंडकफ्स निकालते हुए बोला, क्यों ना तुम लोग यह तरीका स्कॉटलैंड यार्ड में अपनाओ। देखो ये कितनी स्मूथली काम करती हैं, एकदम तुरंत बंद हो जाती हैं। लेस्ट्रेड बोला,
पुराना तरीका भी काफ़ी है, बस आदमी मिल जाए जिसे पहनानी हो। बहुत अच्छा, होम्स मुस्कुराया। कैबमैन से कहो कि वह ऊपर आकर मेरे बॉक्सेस उठाने में मदद करे। मैं हैरान था क्योंकि होम्स ऐसे बात कर रहा था जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रहा हो, जबकि उसने मुझसे इसका जिक्र तक नहीं किया था। कमरे में एक छोटा सा पोर्टमैंटो रखा था। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला और बांधने लगा। तभी कैबमैन कमरे में आया। होम्स घुटनों के बल झुका हुआ बोला, ज़रा इस बकल में हाथ लगा दो कैबमैन। वह आदमी थोड़ी अकड़ और चिढ़े हुए अंदाज में आगे बढ़ा और मदद के लिए झुका। उसी क्षण एक तेज़ क्लिक की आवाज़ें हुई, धातु की झंकार गूंजी और होम्स बिजली की तरह खड़ा हो गया। जेंटलमैन, वह गरजती हुई आवाज़ में बोला, मिलिए मिस्टर जेफरसन होप से, एनोक ड्रेबर और जोसेफ स्टैंगरसन का हत्यारा। सब कुछ एक पल में हुआ, इतनी तेज़ी से कि समझने का समय ही नहीं मिला। मुझे बस होम्स का विजयी चेहरा याद है, उसकी आवाज़ की गूंज और कैबमैन का चौंका हुआ, क्रोधित चेहरा जो अपने हाथों में जकड़ी हुई हैंडकफ्स को घूर रहा था। कुछ सेकंड के लिए हम सब जैसे पत्थर बन गए। फिर अचानक वह आदमी ज़ोर से गरजा, होम्स की पकड़ छुड़ाई और खिड़की की तरफ झपट पड़ा। लकड़ी और कांच टूटकर बिखर गए, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही ग्रेगसन, लेस्ट्राड और होम्स उस पर टूट पड़े जैसे शिकारी कुत्ते। उसे वापस अंदर खींच लिया गया और फिर शुरू हुई एक भयंकर जद्दोजहद। वह आदमी इतना ताकतवर और उग्र था कि हम चारों बार बार उसके झटकों से छूट जाते। उसमें जैसे किसी पागल आदमी जैसी ताकत आ गई थी। कांच से टकराने के कारण उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह कट गए थे, लेकिन खून बहने के बावजूद उसकी ताकत कम नहीं हो रही थी। आखिरकार लेस्ट्रेड ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे लगभग घोंट दिया। तब जाकर उसने हार मानी। फिर हमने उसके हाथों के साथ साथ उसके पैरों को भी कसकर बांध दिया। तब जाकर हमें थोड़ा चैन मिला। हम सब हाँफ रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं। होम्स बोला, हमारे पास उसकी कैब है, उसी से इसे स्कॉटलैंड यार्ड ले जाया जा सकता है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अब जेंटलमैन, हमारा छोटा सा रहस्य खत्म हो चुका है। अब आप मुझसे जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं अब कुछ भी छिपाने वाला नहीं हूँ।